सभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। शून्यकाल अभिलंब लोकमत के विषय श्री राजकुमार रोहत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश के करोड़ों आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ संविधान का अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची का विशेष अधिकार जो आदिवासी समुदाय को मिला है, यह आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए लाखों आदिवासियों की शहादत का परिणाम है। संविधान ये कहता है कि देश के 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र जो हैं, उन 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में यूडीए, नगर पालिका, नगर परिषद मतलब नगर निकायों का विस्तार या गठन करना असंवैधानिक है। अगर करना भी है तो अनुच्छेद 243(3) कहता है कि आदिवासियों के अधिकार, संस्कृति, परंपरा, स्वशासन की सुरक्षा करते हुए संसद विशेष कानून लाए। और उसी 1950 में संविधान लागू हुआ, 2000 तक किसी के मतलब कहीं ध्यान में नहीं, आदिवासी की चिंता नहीं हुई। 2001 में नगर पालिका अनुसूचित क्षेत्र विस्तार विधेयक 2001 यानी मेसा कानून राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपका ध्यान राजस्थान के बालोतरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सीईटीपी प्लांट के द्वारा गंभीर लापरवाही और उसके उत्पन्न हुए पर्यावरणीय आपदा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये सीईटीपी प्लांट 18 एमएलडी क्षमता का है, लेकिन ये कागजों के अंदर ही चलता है। एक्चुअल में 3-4 एमएलडी से ज़्यादा क्षमता पे कभी नहीं चला। मैं खुद उस प्लांट का विजिट करके आया। वहाँ न तो आउटपुट और इनपुट का कोई रिकॉर्ड है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित पानी सीधा बिना ट्रीटमेंट किए नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिस कारण लूणी नदी के आसपास के क्षेत्र के किसानों के खेत बंजर हो चुके हैं। भूमिगत जल स्रोत पूरी तरीके से दूषित हो चुका है और राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसका निरीक्षण के उपरांत 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया और प्लांट को बंद करने का आदेश दिया गया। और जिला कलेक्टर के कार्यालय से मात्र 300 मीटर दूर इस प्लांट की तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा। कार्रवाई के बजाय इस प्लांट के संचालनकर्ता को भारत सरकार के मंत्री के द्वारा। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट पूरी बात करने दो। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, देश के अन्नदाता की करुण पुकार लेके खड़ा हूँ। मैं भंडारा गोंदिया से आता हूँ, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, अन्नदाता किसान आज खुद ब खुद कर्ज, भूख और निराशा से जी रहा है। महोदय, मेरे क्षेत्र में 80% किसान 1 हेक्टर के नीचे के हैं। आपकी और मांग क्या है? मांग क्या है बताइए, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। फिर मांग करिए जल्दी से। जी, मेरी मांग है कि मेरे किसान भाई हैं, उनके जो प्रॉब्लम है 2 मिनट में मैं कहना चाहूंगा। बहुत दिनों के बाद में आपका आशीर्वाद मिला है। मेरी मांग है, अवकाड़ी बारिश की वजह से जो नुकसान आया है, किसानों का मुंह का निवाला चला गया है। 1 लाख रुपए प्रति हेक्टर का उनका नुकसान हुआ है। कम से कम उनकी सरकार ने लागत देना चाहिए। पीक बीमा के कारण आज पीक कंपनियां। माननीय सदस्य प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सीट पे जाइए। सरकार का और विशेष तौर पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का ध्यान अपने सांबा जिला की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां सांबा से उधमपुर की तरफ जाने वाला जो रोड है, जिसकी हालत बहुत खस्ता हो गई है और वहां पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा एक आना जाना जो है वो लगा रहता है। और खराब सड़क होने की वजह से वहां पर एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं। कई कीमती जानें जो है वो जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये प्रार्थना है कि सांबा से उधमपुर तक का जो रोड है उसे नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए और 4 लेन बनाने का जो है वो कार्य प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद। राम शिरोमणि वर्मा। नो बातें कर रहे होंगे इसलिए सुनाई नहीं दिया। धन्यवाद स्पीकर सर। माइक हाँ, आ गया। माइक नहीं।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर के अति महत्वपूर्ण और गंभीर विषय क्षेत्र वासियों की जान माल की सुरक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, नेपाल सीमा से सटे जंगल के आसपास बसे गांवों में विकासखंड पचपड़वा, विकासखंड गैसड़ी, हरैया सतगरवा, तुलसीपुर, सिरसिया, जमनहा, हरिहरपुर रानी, तमाम जो हमारे ब्लॉक हैं, ब्लॉक के किनारे बसे गांव लगभग 40 गांव हैं। अभी हाल में सर बराहवा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है कि मात्र 1.5 साल का बच्चा था और मां की गोद से तेंदुए ने बच्चे को उठा ले गया। बहुत ही दुखद घटना है। इसी तरह आए दिन इन गांवों में तेंदुए, बाघ, भेड़ियों और लकड़बग्घा आदि जंगली आदमखोर जानवरों से द्वारा मवेशियों, छोटे बच्चों और लोगों को निशाना बना लिया जाता है। बस धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप मांग करा करो, इन खुखार जानवरों से गांव की तरफ आने वाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Sir, I draw the attention of the House to a serious problem of escalating issue of बोले जल्दी बोले। सर महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार और प्रदेश सरकार के से मांग है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। कोडा विशेष रेड्डी। अध्यक्ष महोदय, I rise to draw the attention of the House to a serious and urgent problem of escalating monkey problems to the farmers destroying the crops. So it has become a nationwide problem and it is affecting our farmers in our district seriously, sir. Sir, the problem, मेरा मांग ये है sir, 1 minute in Telugu sir. అధ్యక్ష, మన వికారాబాద్ జిల్లాలో రైతులకు మన కోతుల సమస్య చాలా పెద్దగైంది. నాశనం అవుతున్నాయి farmers అందరూ. Sir, मेरा मांग ये है साहब, I urgently urge the government to designate a nodal ministry. Kyonki when I filed a RTA, sir, to the DFO, he says the forest department is not in charge of human habitations and agriculture crops. We are only concerned about this. So the agriculture department is not the nodal agency, nor the animal husbandry. So my mang ye hai sahab, designate a nodal ministry to take responsibility of managing monkeys and vermin, be it wild boars or nilgai. Formulate a national guidelines for mitigation and prevention and management. Launch a dedicated national program so that the farmer's livelihood is not affected, sir. Dhanyawad, sir. दरोगा प्रसाद सरोज। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ की एक अत्यंत गंभीर और वर्षों से उपेक्षित समस्या को इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज के विधानसभा निजामाबाद में भदोली पुल से आगे से निजामाबाद पुल तक व मिर्जापुर ब्लॉक के पास से जहीरपुर, लाहीडी बाजार होते हुए माहौल और फूलपुर तक जाने वाला यह प्रमुख मार्ग क्षेत्र की जीवन रेखा है। लाखों लोगों का आवागमन, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच इसी सड़क पर निर्भर है, लेकिन दुर्भाग्य से यह मार्ग लंबे समय से अत्यंत जर्जर और खतरनाक स्थिति में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षा के मौसम में इस मार्ग की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। सड़क के बड़े हिस्से जल भराव से भर जाते हैं और कई स्थानों पर यह सड़क नदी नाले का रूप ले लेती है। गड्ढों में भरे पानी से दुर्घटनाओं का खतरनाक बढ़ जाता है। एम्बुलेंस, स्कूल वाहन, किसानों की गाड़ियां, सबकी आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क लगभग कट जाता है। यह स्थिति जनता की सुरक्षा, सम्मान और मूल जीवन के अधिकारों पर सीधा आघात है। मैंने इस मार्ग के निर्माण एवं पुनर्निर्माण के लिए कई बार प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार को पत्र लिखा। विभागीय अधिकारियों से निरंतर कई बार मेरे द्वारा संवाद किया गया। जनता ने भी कई बार धरना प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाई, परंतु आज तक न तो स्वीकृति मिली न ही मान्यवर एक मिनट आधा सेकंड कि किसी प्रकार के निर्माण कार्य की शुरुआत हो पाई। यह उदासीनता क्षेत्र के विकास को ठहराव की ओर ले जाता था। मैं केंद्र सरकार से Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today on the very important subject regarding the recent Supreme Court ruling that made the teachers' eligibility test compulsory for teachers appointed before August 23, 2010. With a deep pain, I am to state that with this ruling, lakhs of teachers now fear dismissal or stalled promotion after decades of service.
These teachers were recruited through the rules in place at the time. Many have worked for 15 to 30 years, including long stretches in rural schools and rendering their dedicated service to the nation, for which we have to salute them, sir. Now the teachers' demand is that those who have appointed before National Council for Teachers Education notification and before the Enforcement of Right to Education Act to be kept out of test requirements, sir, because the recent Supreme Court judgment, other states have already implemented and doing the review, sir. So therefore, I request Honorable Union Minister of Education through the chair to kindly intervene in the matter and take the necessary steps to amend RTE Act 2009, NCT Act 1993 to ensure that teachers who were in service on August 23, 2010 are duly protected from TET, because these teachers are already have a lot of dedication, sir. This has to be taken care. Thank you very much, sir. हरसिमरत कौर बादल। थैंक यू सर। सर, मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोला है कि पंजाब में ड्रग यूजर्स से ज़्यादा ड्रग डीलर पेडलर्स हैं जो नशा बेचते हैं। और सर, यही एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि पंजाब में देश में सबसे ज़्यादा ड्रग्स से डेथ पंजाब में हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा स्मगलिंग भी ड्रग्स की पंजाब में ही हो रही है। देश में सबसे ज़्यादा 1150 किलो पिछले साल पकड़ा गया। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी दी है कि पंजाब की होम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और आम आदमी सरकार से उन्होंने जवाब मांगा कि इसके खिलाफ आप कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह सर कि जहाँ पे लोग दुखी होके गांव के दीवारों में लिख रहे हैं कि नशा यहाँ पे चिट्टा यहाँ पे बिकता है, तो सरकार उनको पकड़ने की बजाय पुलिस को बेच के उससे काला करके उसको मिटवा रही है। और सर 2 सेकंड बहुत जरूरी बात है। और यहाँ तक नशा सर लोग अपने छोटे बच्चों को बेच रहे हैं। और मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और बाकी जेलों में से वीडियो वायरल हो रहे हैं जैसे नशा बेचा जा रहा है। और 43,000 कॉल्स एक ही जेल के एक स्मगलर ने। तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आधा पंजाब बीएसएफ के अंडर है। बीएसएफ कहते हैं हर दूसरे दिन नशे पकड़े जा रहे हैं और ये बीएसएफ को सर्च और सीज, तो हमारी सरकार जहां बिल्कुल फेल हो गई है नशे के विरोध लड़ने के लिए, तो क्या केंद्र सरकार ये नशे रोक के लोगों की और बच्चों की जानों बचाने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं, ये मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों मावा रो रही है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज सदन में देश भर में बढ़ते गौ अत्याचार की चिंताजनक घटनाओं पर गंभीर मुद्दा उठाना चाहती हूँ। भारत में लगभग 30 करोड़ गौवंश हैं जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा की मजबूत धुरी है। अध्यक्ष जी, केवल जनवरी 2024 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में 699 गौहत्या तथा 1200 तस्करी के मामले दर्ज हुए हैं। इसी अवधि में मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा गत 7 दिनों में 70 प्रकरण दर्ज किए हैं। 527 पशुओं को मुक्त कराया गया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अवैध तस्करी और संगठित अपराधों के माध्यम से गौवंश पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त 2024 में पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार फूड एंड माउथ रोग, हेमरेजिक सिप्टिसिज्म जैसे रोगों को सैकड़ों गौवंश की मृत्यु दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगभग 200 मृत गायों की घटनाएं सामने आई है। अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि गौ तस्कर और गौ हत्या पर राष्ट्रीय स्तर की जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाए। देशव्यापी गौ संरक्षण और प्रबंधन मिशन प्रारंभ किया जाए। गौवंश की डिजिटल ट्रेनिंग व माइक्रो चिपिंग तथा 100% टीकाकरण रोग नियंत्रण प्रणाली की प्राथमिकता दी जाए। यह केवल पशुओं के कल्याण का विषय नहीं बल्कि। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज आपके माध्यम से मैं सरकार की ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से, सालों से देश में अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। विशेष रूप में जो इंस्टेंट नूडल्स होता है, स्वीट एंड बीवरेजेस होता है, सोडाज होता है, बच्चों बहुत ज़्यादा पी रहे हैं एंड दिस इज रिजल्टिंग इन अ हेल्थ एपिडेमिक। ओबेसिटी ज़्यादा हो रहा है देश में। टाइप 2 डायबिटीज़ हो, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो, ये बढ़ रहा है। और नेशनल हेल्थ सर्वे और नेशनल इकोनॉमिक सर्वे में 2025 में भी रिपोर्टेड है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन के वजह से ओबेसिटी बढ़ रहा है। मेरा सरकार से ये मांग है
पहला अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का डेफिनेशन करना है, दूसरा फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग करना है, कई सारे देशों में करके उसका कंजम्पशन बहुत कम हो चुका है, और तीसरा इस पे टैक्स ज्यादा करके एडवर्टाइजिंग बच्चों के लिए बैन करने का काम हमें करना है, देश के हेल्थ को बचाना है। धन्यवाद अध्यक्ष। मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल। श्री शशांक मणि, माननीय शशांक मणि जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देवरिया जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सिद्धपीठ मां देवरई मंदिर के प्रांगण को भव्य एवं विकसित कराने की आवश्यकता पर इस सदन का और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देवरई माता का मंदिर न केवल देवरिया जिले की सांस्कृतिक आत्मा है, बल्कि वहां की पर्यटन को भी वेग देगा। अमृत प्रयास के अंतर्गत इस पुरानी मंदिर की न्यायोचित जांच की जाए ताकि मंदिर परिषद का समग्र विकास किया जाए। इस मंदिर परिषद की प्राचीन मंदिरों की तरह चौमुखी विकास हो, जैसे कि उसमें धार्मिक आस्था के साथ साथ शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सुविधाएं का भी समावेश हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंदिर की कुल क्षेत्रफल 6 एकड़ में 3 एकड़ की भूमि इसके लिए पर्याप्त होगी। इसके लिए हमने अमृत प्रयास के तहत एक आवेदन भी दिया है और मैं समझता हूं कि इसमें हमारे पौवारी महाराज जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है, उनका भी पूरा इसमें समर्थन रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे जी। नमस्कार सभापति महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देश भर में जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनका एक प्रश्न आज बहुत ही गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। 25 लाख टीचर्स का भविष्य इस पे निर्भर है। टीएटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नामक टेस्ट आरटीई लागू होने के बाद, राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद तैयार किया गया और देश भर में 53 साल से जो नीचे है उनके सभी को इसका टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा निर्णय केंद्र शासन के माध्यम से दिया गया। और आज ऐसी स्थिति है कि 25 लाख लोगों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है, बच्चों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है। कोर्ट में कुछ लोग गए हुए हैं जिसके माध्यम से अगर ये कोई शिक्षक वहां पे इस एलिजिबिलिटी में पास नहीं होते तो उनको बरतरफ करने का निर्णय केंद्र सरकार के माध्यम से लिया गया है और कोर्ट में जाने के वजह से एक लॉक हो गया है, डेडलॉक हो गया है। मैं गुहार करना चाहूंगा केंद्र सरकार से, ये सारे शिक्षक अपने अपने स्थानिक टेस्ट पास होके वहां पे रिक्रूट हुए हैं, तो केंद्र सरकार इनकी पार्टी बन के यहाँ जिसमें जाए, जिसके माध्यम से हर एक के क्षेत्र में ये सर समस्या मैडम आई हुई है। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट में एफिडेविट लेके इन लोगों पे अन्याय ना हो, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले और इनको राहत देने का काम करे। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मैं जो माड़े जी ने बात कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में हैं। सभापति जी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद ये तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा, लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए, या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का अभाव है। सभापति जी, बात पूरी आने दीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती जो परेशान हैं। इसलिए मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें, और नहीं करते हैं तो ये। Thank you. Through you, Chairperson, Madam, I would like to draw the attention of the House to the pressures faced by school-going children in India.
Shaurya Pradeep Patil, originally belonging to Dhavleshwar village in Khanapur Tehsil of my Sangli constituency, committed suicide owing to the tortures and harassment of his teachers. A student of St. Columbus in Delhi. An FIR has been filed but no arrests have been made. Madam, suicides have grown from 8,000 to 13,000 in the past decade. RT मैंडेट करता है कि 25% स्टूडेंट्स आपको अदर कम्युनिटी से लेने पड़ते हैं, लेकिन स्कूल्स नहीं चाहते कि बच्चे वहां पढ़े, तो इनको टॉर्चर किया जाता है और उनको स्कूल से छुड़वाया जाता है. So I urge the government कि they should intervene into the matter, get these people arrested. ये टीचर्स का एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ताकि आगे टीचर्स कभी किसी स्टूडेंट को अगर तकलीफ देते हैं, उसको खुद का फ्रेशर उस पर निकालते हैं, तो वो 2 बार सोचे. और एक मांग है हमारी मैडम कि प्राइवेट स्कूल्स जो 25% के बच्चों को लेके उनको निकालने के लिए प्रेशर्स करती है, इनका इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए और आरटी एक्ट में कोई बदलाव लाने चाहिए. ऐसे जो लूप होल्स लेके स्कूल्स इसका फायदा उठाते हैं वो आगे से ना ले पाए और शौर्या प्रदीप पाटिल से को न्याय मिलना चाहिए. थैंक यू. माननीय सदस्य श्री पीवी मिथुन जी. Thank you, ma'am. Through you, I would like to bring to the notice of the government that the banana farmers in Andhra Pradesh are in great distress. A ton of bananas which were 25,000 rupees are being sold for 50 paise a kg. For 50 paise, you don't even get a biscuit or a matchbox. You imagine the farmers are not even getting the cost of cutting the fruit, a banana. Madam, through you, I demand the government, in the previous YSRCP government, free crop insurance was being given to the farmers, input subsidy was being given, and there were a lot of trains, special trains which were put. So I demand the government, free crop insurance should be there. I demand input subsidy. I demand more trains from Andhra Pradesh so that the banana can be transported. And immediately MSP be announced for the banana farmers. My constituency, especially Kodur area, is a hub for banana farmers. So I want a central team also to visit and see the plight of the farmers and take steps that in the future such issues don't happen. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री अनुराग शर्मा जी. 50 साल बाद उत्तर प्रदेश में एक नए नोएडा की स्थापना कर रहे हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके आशीर्वाद से एक नया नोएडा मेरे क्षेत्र में बीड़ा करके बनने जा रहा है 56,000 एकड़ में. मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव थे जिन गांव में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया. अभी तक हमने 22,000 एकड़ जमीन अधिकृत कर ली है. ये वाले गांव हैं जैसे कि दिकौली, राजापुर, बछावनी खेड़ा, भदौरा, रक्षा के लगे हुए क्षेत्र. ऐसे गांव में 15-20 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़े और उसकी वजह से मेरे किसान भाइयों को जरा दिक्कत आ रही है. तो हमारे अन्नदाताओं के लिए अगर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ मदद कर दे और हम वहाँ के सर्किल रेट बढ़ा सके. दूसरा, 30 साल पहले मैडम ये भी बहुत जरूरी है, 60 साल पहले आर्मी को बहुत सारी जमीन दी गई थी झांसी में, जो बहुत बड़ा एक आर्मर्ड बेस बना, 400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन. तो वो जब मेरे किसान भाइयों ने जमीन दी थी, उनको उसकी जगह पुनर्वास की जमीन दी गई है. उसमें भी अगर केंद्र सरकार अगर कुछ मदद कर देगी तो उन लोगों को जमीन से, जब हम लोग उनकी जमीन ले तो उनको कुछ ना कुछ उस पर मुआवजा मिल जाए. धन्यवाद. आपसे आग्रह है. माननीय सदस्य श्रीमती माला राय जी. थैंक यू मैडम. ভারতের বৃহত্তম শহর কলকাতা, এর মহানগরী, এই ব্যস্ততম মহানগরীর জন্য কলকাতাবাসীর পরিবহন স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে দেশের প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়েছিল 1984 সালে. লক্ষ্য ছিল দ্রুত গতিসম্পন্ন যানবাহন ব্যবস্থার মাধ্যমে শহরের জনজীবন সচল রাখা. সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার কলরব বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে জনসংখ্যা. সেই তুলনায় মেট্রো রেলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দ হার ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তার ফলে প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে মেট্রোর সুষ্ঠু পরিষেবা. কর্মীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে. অফিস টাইমে প্রচণ্ড ভিড়ে যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছে গেছে. আসলে পুরনো রেকে যান্ত্রিক গোলযোগ কারণে প্রায়শই ট্রেন বাতিল হচ্ছে. হাজার হাজার যাত্রীর চাপে দমবন্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে প্ল্যাটফর্মে. যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে যাত্রীদের.
এবং প্রচুর দুর্ঘটনাও ঘটছে। কোনো প্ল্যাটফর্মে গ্রিন করিডোর না থাকার ফলে যাত্রীর চাপ বাড়লে লাইন পড়ে যাওয়ার আতঙ্কে ভুগছে মানুষ। রেল দপ্তর নতুন রুটে মেট্রো উদ্বোধন করলেও পুরনো রুটের প্ল্যাটফর্ম, রেল ট্র্যাকের সংস্কার, ট্র্যাক ফিটিং এবং সিগন্যাল আপগ্রেড করার কাজে গুরুত্ব না দেওয়ার ঝুঁকি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। উদ্বিগ্ন হচ্ছে মানুষ। তাই রেল মন্ত্রককে এ ব্যাপারে যথাযথ নজর দেওয়ার অনুরোধ করছি। माननीय सदस्यगण, बहुत सारे माननीय सदस्य शून्यकाल पर अपने अपने विषयों को रखना चाहते हैं। सभी सदस्यों से आग्रह है कि वो सभी अपनी बात को 1 मिनट के भीतर रखने का प्रयास करें। माननीय सदस्य श्री बी वाई राघवेंद्र जी। आएगा सबका है। बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, आभारी हूँ आपका। अपने गन्ने जैसे वो तो रोज बोलते हैं सरकार से बात कर लेंगे, उन्हें बोलने की जरूरत क्या है? I stand here to draw the attention of this August House to the plight of our Annadatas, our farmers and the arecanut growers of Malnad and other parts of the Karnataka. Madam, our distressed farmers are facing an unprecedented crisis, and I urge the government's immediate intervention in this regard, especially arecanut growers facing problem regarding yellow leaf diseases and leaf spot diseases due to heavy rains in continuous last 4 months, heavy rains in our constituency. So regarding this, along with this, I also wish to draw the government's attention to the critical issue WBCIS, that means weather-based crop insurance scheme. Regarding this, the predefined parameters to the term sheet are updated only once every 3 years of the taluk level. The core concern is the many weather stations are not functioning. That's why I request the Agriculture Ministry to intervene and ensure compensation for 24-25 is recalculated using the nearest and most climatically assured weather stations data and reinstate the daily SMS rainfall service. I urge the government to extend immediate relief and targeted measures to control the devastating yellow leaf disease and leaf spot disease. I also request the government to explore the possibility to providing an immediate special assistance package to compensate the losses and support our distressed farmers. Ma'am, we must ensure that our excellent schemes are implemented with almost attention that our distressed farmers always receive the protection and support they deserve. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री मणिकम टैगोर जी। Thank you, madam. Madam, there is reports that there is a central committee being formed and the committee has submitted a report saying that the conduct of JEE and NEET and CUT as early as 11th grade, limit coaching hours to 2 to 3 hours, hold exams twice a year, and even shift to hybrid assessment using board exams. Ma'am, it's a flawed NEET policy and obsession with only single stakes exams that benefited only rich, and the coaching mafia and the dummy schools. The government school students and rural children, first generation learners, SC, ST, OBC communities, all have been pushed out of the opportunity, not because of lack of talent, but because they cannot afford lakhs of rupees on the coaching. And the same report, ma'am, highlights structural failures, syllabus gaps across boards, weak formative assessments, even teacher support, and the rise of dummy schools. These are all not accidental, madam. Madam, my Honorable Education Minister must accept this reality. NEET has not ensured merit. It has commercialized education. It has strengthened private-run educational empires and weakening our schools. Through you, madam, I'd like to urge the Honorable Minister, request for an immediate action on a full review of NEET and an impact on the equity, a roadmap to strengthen school education, and urgent measures to end the coaching dummy schools nexus. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री जगदीश बसुनिया जी। सबको बुलाएंगे मैडम, बिठा दीजिए। नहीं, ये कहाँ है? माननीय सदस्य श्री जगदीश बसुनिया जी। बोल रहे हैं। नमस्कार। अच्छा, ठीक। माननीय स्पीकर महोदय, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিমান পরিবহন মন্ত্রীকে
জানাতে চাই যে আমার কুচবিহার জেলা রাজ আমলের জেলা, রাজ পরিবারের জেলা। সেখানে রাজ পরিবারের আমলে একটি বিমান ঘাঁটি আছে, যে বিমান ঘাঁটিতে দীর্ঘদিন ধরে আগে বিমান চলাচল করতো। 2023-এর পরে শুধুমাত্র 9 সিটের একটা প্লেন সেই কুচবিহার বিমানবন্দরে যাতায়াত করে। আগামী জানুয়ারি 31 তারিখ থেকে সেই বিমান সংস্থা জানিয়েছেন তারা সেই জায়গায় আর বিমান চালাবেন না, অর্থাৎ গোটা বিমানবন্দরটা পড়ে থাকবে পরিত্যক্ত অবস্থায়। আমি আপনার মাধ্যমে কুচবিহার রাজ্যের, যারা একসময় কুচবিহার স্বাধীন রাজ্য ছিল, পরবর্তীকালে কুচবিহার জেলা ভারত সরকারের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই জেলার মর্যাদা অনুযায়ী যে একটা মাত্র এয়ারপোর্ট, সেখানে যাতে বিমান পরিষেবা ব্যাহত না হয়, মানুষ যাতে সেই বিমান পরিষেবা সুযোগ পায়, আমি এই আবেদন আপনার কাছে রাখছি। Thank you, Madam Chairperson. Today is Navy Day. On this great auspicious day, 4th December 1971, the Indian Navy launched a planned strategic attack on Pakistan that tilted the favor in India. On this auspicious day, on behalf of the members of 18th Lok Sabha, I extend warm greetings to serving officers and men of the Indian Navy, their families, veterans and their families, and also a special salute to the martyrs and the surviving members. I take this opportunity, Madam Chairperson, that there is a crisis as far as the veterans are concerned, where the ECH facility, where the government has stopped the disbursement of money, because of which Empandal hospitals have stopped medical facility for the members of veterans. I appeal to you, and there are a large number of members of parliament who have signed this letter. Through your office, I will be appealing to the Honorable Defence Minister to immediately release the funds. Thank you. अध्यक्ष महोदय नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यशस्वी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री द्वीप समूह के लिए बहुत सा काम किया है। एक अनुरोध है, 1984 से अंडमान निकोबार लोकसभा के आधार पर ग्रुप बी एंड सी का नौकरी मिलता था। 1990 में सुप्रीम कोर्ट केस जाने के बाद कानूनी मंजूरी नहीं होने के कारण से आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रुप बी सी नौकरी के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, अंडमान भर्ती हो रहे हैं। मेरा अनुरोध है सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से, अंडमान निकोबार लद्दाख का तरह जो कानून बनाया गया था, लद्दाख रेसिडेंट सर्टिफिकेट 21 में बनाया गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जैसे कश्मीर में बनाया गया, नागालैंड बनाया गया, लद्दाख बनाया गया, अंडमान नौकरी अंडमान बच्चों को बीएनसी में मिले, ऐसा कानून बनाए। जय हिंद, भारत माता की जय। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदया। नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन जोन के हथुआ भटनी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो 79.64 किलोमीटर है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदया। इस हथुआ भटनी रेलवे लाइन को बनाने के लिए 2019 तक 277.13 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है और 31 किलोमीटर का काम कर लिया गया है, लेकिन पंचदेवरी भटनी सेक्शन जो 48.6 किलोमीटर है, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन के काम बाकी है और इसके चलते काम रुका पड़ा है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बाकी पड़े पंचदेवरी से भटनी यानी 48.64 किलोमीटर की लंबित रेल लाइन के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि और प्रशासनिक स्वीकृति देकर यथाशीघ्र काम शुरू किया जाए, ताकि रेलवे को रेवेन्यू की भी प्राप्ति हो और मेरे संसदीय क्षेत्र के 32 लाख लोगों को देश के विभिन्न कोनों में पहुंचने में आसानी हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। मान्यवर, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इशू को उठाया है, उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 25 अगस्त
2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मान्यवर, ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई, इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मान्यवर नेट ने, यूजीसी ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से हमारी मांग है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगी कि विश्व के पूरे स्तर पर पूरी की पूरी जनसंख्या बहुत रैपिडली एज कर रही है। ये प्रोजेक्ट करा गया है कि भारत में जहां पर 2009 में सीनियर सिटीजन्स मात्र 7% थे हमारी जनसंख्या का, 2050 तक महोदया वो जनसंख्या का हिस्सा 20% बन जाएंगे। यानी जब हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर लेंगे तब हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या भी काफी बड़ी होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि एक राष्ट्रीय स्तर की जेरियाट्रिक केयर रोड मैप जरूर बनाई जाए। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी और व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत लाकर भारत में बहुत ही रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है। आयुष्मान भारत में वे वंदन योजना लाकर जहां पर 70 बरस से बड़े जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, वो चाहे किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन महोदया, इससे उन्होंने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि आयुष्मान भारत अब केवल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ अश्योरेंस स्कीम बन जाए। लेकिन अगर एक नेशनल लेवल का जेरियाट्रिक केयर रोडमैप होगा तो उसमें जेरियाट्रिक केयर की ट्रेंड वर्कफोर्स भी हो, कम्युनिटी हाउसिंग भी हो। ये मेरा विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सरबजीत सिंह खालसा जी। मैं मेरे हल्के दे विच मेरे हल्के दे विच मैडम पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पीने वाले ते खेती वास्ते भी। इहदे वास्ते सरकार नूं जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए है, क्योंकि पानी दे करके कैंसर बहुत बहुत तेजी नाल फैल रहा है। ते सरकार मेरे हल्के दे विच एक सेहत यूनीवर्सिटी भी है, उहदे वास्ते भी सरकार नूं एक वड्डा फंड रिलीज़ करना चाहिए है, ताकि जो भी उत्थे दे पेशेंट्स हैं ते होर कोई रिसर्चर्स हैं उन्हां नूं वधिया सहूलतां असीं दे सकीए। इसलिए मैं आप नूं रिक्वेस्ट करदा कि एक पानी दा ते एक फंडिंग दा जरूर कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए। थैंक्स मैम। माननीय सदस्य श्री प्रदीप रोहित जी। प्रदीप रोहित जी। अगला बुलाइए, नेक्स्ट। माननीय सदस्य श्री वी वेंथिलिंगम। நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சென்ற மாதம் புதுவையிலே கனமழை பெய்தது, அது மட்டுமல்ல புயல் தாக்கம் ஏற்பட்டது என்று சொல்லலாம். அந்த நேரத்தில் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு அந்த மீனவ சமுதாயங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்ல வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக சோலைநகர் வடக்கு, சோலைநகர் தெற்கு, சின்ன காலாப்பட்டு, பெரிய காலாப்பட்டு, கனகசெட்டிக்குளம், பிள்ளைச்சாவடி போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் கடல் அரிப்பிலே மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே தூண்டில் வளைவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடல் பாதுகாப்பு திட்டத்தை அங்கு செயல்படுத்த வேண்டும். புதுவை அரசாங்கத்தால் அதை செய்ய முடியாத நேரத்தில்
மத்திய அரசாங்கம் அதில் தலையிட்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். थैंक माननीय सदस्य श्री धवल पटेल जी. नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह जी. धन्यवाद मैडम. राजा महाराजाओं का काम है. मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वाराणसी जनपद में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं. माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे जिले से सांसद चुने गए तो उन्होंने कहा कि हम क्योटो बना देंगे. क्योटो देखने का मौका मिला, लेकिन क्योटो में मैंने देखा कि गलियों को सजाया गया, पुरानी इमारतों को संरक्षित किया गया और उनका रखरखाव किया गया, जिससे सुंदर भी हो गया, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा हुई. लेकिन यहाँ पर बिना कानून लागू किए जबरदस्ती गुवाहाटी जिस तरीके से उनके मकान ढहाए जा रहे हैं, उनके दुकान उगाड़े जा रहे हैं और उनको बिना विस्थापित किए बिना मुआवजा दिए उनको जो है कि बेघर कर दिया जा रहा. सैकड़ों वर्षों से कारोबार. एक मिनट मैडम मैं मांग तो कर लूं. सैकड़ों वर्षों से उनका कारोबार है. जिनके बच्चे अनाथ हो रहे हैं उन्हें विस्थापित किया जाए और जैसा विश्राम कॉरिडोर में जो है कि उनको मुआवजा मिला है उसी भांति हमारे. माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 31 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था. तब से सतना एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स एवं मेडिकल फ्लाइट्स का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है. सतना एयरपोर्ट पर यात्रियों में उड़ानों के सुगम आवागमन से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. उद्घाटन के उपरांत से ही सतना एयरपोर्ट से प्रदेश और देश के कई शहरों को जोड़ने की मांग सतना की जनता से आने लगी है. लेकिन आरसीएस एयरपोर्ट की श्रेणी में वर्गीकृत न होने के कारण राज्य सरकार से अंतर्देशीय कनेक्टिविटी में जिन कंपनियों ने एमओ कर रखा है उनका कहना है कि सतना से भोपाल, इंदौर और प्रदेश के बाहर 19 सीटर जहाज तभी चला पाएंगे जब आरसीएस एयरपोर्ट की श्रेणी में वर्गीकृत करके एयरलाइंस को आरसीएस रूट में अनुबंधित किया जाएगा. मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सतना एयरपोर्ट से 19 सीटर जहाज चलाने हेतु सतना हवाई अड्डे को आरसीएस एयरपोर्ट की श्रेणी में वर्गीकृत कर एयरलाइंस को आरसीएस रूट से अनुबंधित किए जाने हेतु स्वीकृति दिए जाने की कृपा करें. साथ ही सतना एयरपोर्ट की लंबाई बढ़ाई जाए और नाइट लैंडिंग की सुविधा दी जाए. माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो माननीय सदस्य श्री रविंद्र चौहान मंत्री जी. धन्यवाद मॅडम. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बिबट्यांचा वावर होताना दिसते. तसंच माझ्या नांदेड जिल्ह्यातही सध्या बिबट्याचा मोठ्या प्रमाणात वावर होत आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण पसरलेलं आहे. बिबट्या मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरी वस्ती व शेतावरील जनावरांना हल्ले करत आहेत. तरी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला अनुरोध करतो की या बिबट्यांना लवकरात लवकर जेरबंद केलं पाहिजे. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी. सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय सभापति महोदय, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो मिडिल क्लास है उसको ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो पुलिस रिपोर्ट है, जैसे इंश्योर्ड सामान की चोरी के लिए नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट और अननेचुरल मौत के मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने को डिजिटाइजेशन एवं ऑटो डिलीवरी किया जाए, जिससे कि फिजिकल इंटरेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे रेट सीकिंग के मौके कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सर्विसेज तक आसान बराबर एक्सेस मिलेगा. इससे इंश्योरेंस क्लेम और लीगल सेटलमेंट में तेजी आएगी, जिससे हर साल हजारों परिवारों को राहत मिलेगी. हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई ऐसी ही घटना का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिश्वत मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी किया है. इन सर्विस को मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम CCTIN से पोर्टल के साथ जोड़ने पर विचार कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और ई साइन की हुई कानूनी तौर पर वैलिड रिपोर्ट जारी करने की सुविधा मिल सके.
इस कदम से सीधे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन को सपोर्ट करते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने और मिडिल क्लास के लिए ईज ऑफ लिविंग बेहतर बनाने में मददगार होगा। क्योंकि माननीय सभापति महोदय, जो अननेचुरल डेथ होती है और इंश्योरेंस क्लेम के सामान चोरी होते हैं, उनके पुलिस रिपोर्ट लेने के लिए भी घूस देनी पड़ती है। अगर इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो लोगों को बहुत बड़ी आसानी होगी, और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि सरकार अगर इसको डिजिटलाइजेशन करेगी तो सभी लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होगी। धन्यवाद। सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर ले जाना चाहता हूं। वैसे तो पूरा सीमांचल क्षेत्र जो है वो नदियों का जाल वहाँ बिछा हुआ है और फ्लड और कटाव का हमेशा वहाँ प्रकोप लगा रहता है। मेरे क्षेत्र में ख़ास तौर पर कुर्सेला, बरारी और अहमदाबाद ऐसे जो क्षेत्र है उनके कई गांव लगातार कटाव से प्रभावित हो रहे हैं और लिप्त होते जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कोई दूसरा उद्योग नहीं है और उन लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। वैसी हालत में ये लगातार जो इस तरह से कटाव और लिप्त होने का सिलसिला चल रहा है, तो धीरे धीरे ज़मीन समाप्त होती जा रही है और हमारे किसान, हमारे मजदूर आज तरह से मजबूर हो रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि खास तौर पर जो गांव लिप्त हो गया है उसको पुनर्वास के लिए माननीय सदस्य श्री हरेंद्र मलिक जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से एक किसानों के एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार की घोषणा थी कि किसान की आमदनी दोगुनी होगी। गन्ना किसान परेशान है। गन्ना किसान का भाव 3 साल के बाद बढ़ा और अपर्याप्त बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 400 रुपये प्रति क्विंटल भाव हुआ, जबकि हरियाणा में 415, पंजाब में 416 और आपके उत्तराखंड में 405 रुपये है। जब हमारी रिकवरी ज़्यादा है, उनकी रिकवरी कम है। मान्यवर यही नहीं, आज बजाज ग्रुप की 14 शुगर मिल ऐसी है जिन पर 100 करोड़ से ज़्यादा किसानों का बकाया है। गन्ना किसान तबाह है, बर्बाद है। किस खेती की लागत बढ़ी है। तमाम पेस्टिसाइड की कीमत 50% से लेकर के 100% बढ़ी है। खाद की कीमत बढ़ी है। किसान तबाह हो रहा है। धान का किसान तबाह, आलू का किसान तबाह हुआ, अब गन्ना किसान तबाह है। मानो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि अपने स्तर से हस्तक्षेप करे और उत्तर प्रदेश की रिकवरी के आधार पर पंजाब और हरियाणा से तुलनात्मक देखते 500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव किया जाए और जिन मिलों पर 100 करोड़ से ज्यादा किसान का गन्ना बकाया है उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए और फर्जी खाद बेचने वालों के खिलाफ फांसी की सजा देने का काम किया जाए। किसानों को खड़ा किया जाए। थैंक यू मैम। मैं पंजाब से हूँ, तो हमारा प्रदेश पंजाब को इस बार अभूतपूर्व बाढ़ का सामना करना पड़ा। हमारी तीनों नदियों सतलुज, ब्यास और रावी में बाढ़ आने के कारण और हमारे तीनों बांधों में ज़्यादा पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब में लाखों एकड़ ज़मीन तबाह हुई और पंजाब में अब किसानों का जो आर्थिकता थी वो मुकम्मल रूप से वो तबाह हुई है और सैकड़ों किसान मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, हजारों मकान टूटे हैं, बिखरे हैं और अनेकों पशु बह के पाकिस्तान चले गए हैं। जो ऐसी संकट भरी स्थिति में पंजाब को बहुत मदद की जरूरत थी, परंतु अफसोस है कि वो पंजाब जिसने देश की जंग आज़ादी में भूतपूर्व हिस्सा डाला, फांसियों के रस्से चूमे, वो पंजाब जिसने देश की रक्षा के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहे और तीनों जंगों में बहुत कुर्बानियां दी, वो पंजाब जिसने मोटे अनाजों की पैदावार के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया, बाहर अनाज भेजने का काम बनाया, उस पंजाब को जब सहायता की जरूरत पड़ी तो केंद्र माइक ऑन कर। धन्यवाद सभापति जी। मैं सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे वाल मैं दिवाना चाहना। सभापति जी, पिछले कुछ समय तो केंद्र सरकार वालों
लगातार पंजाब ते टेस्ट पेन लगा के पंजाब दा टैंपरेचर, पंजाब दे लोकां जिहड़ा सबर है वो टेस्ट किया जा रहा है। कदे तां पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़ी चंडीगढ़ उहदा केंद्रीकरण करने की कोशिश की जाती है, कदे जिहड़ी इलैक्टेड सैनेट है यूनिवर्सिटी की उहनूं भंग करने की कोशिश की जाती है। तो पिछे जे सब तो जिहड़ा क्रिटिकल जिहड़ा बड़ा सेंसिटिव इशू है कि जिहड़ा चंडीगढ़ का स्टेटस चेंज करने की जिहड़ियां गल्लां ने वो चलियां। सभापति जी, जो चंडीगढ़ का स्टेटस है कि पंजाब का जिहड़ा गवर्नर है वही जिहड़ा उत्थे प्रशासक है वो लगता। पिछे जे ये कोशिशां चलियां कि जी दूसरी यूटीज़ की तरह उत्थे भी जिहड़ा लैफ्टिनेंट गवर्नर है वो लगाया जाऊगा। सभापति जी, होना तो यह चाहिए सीगा क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब के पिंड जड़ के बनाया गया तो केंद्र अपने वादे मुताबिक पूर्ण तौर पर जिहड़ा चंडीगढ़ है वो पंजाब नूं दिंदा, पर गल आपां उल्टे पासे चला ली। पूरे देश दे विच केवल एक मिनट सभापति सिर्फ 10 सेकंड, एक लौता पंजाब ऐसा सूबा हैगा जिहदी कोई राजधानी नहीं। सो साडी यह मंग नहीं, साडा हक है कि चंडीगढ़ पूर्ण तौर पर जिहड़ा पंजाब नूं वो दिता जावे। माननीय सदस्य मिताली बाग जी। नमस्कार महाशय, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। রাজা রামমোহন রায় দেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। একজন সমাজ সংস্কারক যিনি সারা জীবন নারীর অধিকারের জন্য লড়াই করে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রথম সমাজ সংস্কারের মধ্যে একজন যিনি সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহের মতো কঠোর সামাজিক রীতিনীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে কথা বলেছিলেন। মহাশয়, বাংলায় আমরা মহিলারা রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে পূজা করি। প্রকৃতপক্ষে বছরের পর বছর অক্লান্ত সংগ্রামের পর তিনি আধুনিক ভারতের জনক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং সম্মানিত। গর্বের বিষয় হলো তিনি আরামবাগ, খানাকুল, রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমি যে নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করি, তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো বিজেপি তাকে কখনোই গ্রহণ করেনি। মহাশয়, একজন বিজেপি মন্ত্রী তাকে বিদেশি বলেছিলেন, তাকে ব্রিটিশ এজেন্ট বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। বিজেপি মানে নারী বিদ্বেষী, বিজেপি মানে বাংলা বিদ্বেষী, বিজেপি মানে ঋষি মনীষী বিদ্বেষী। তাই রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে যে কুমন্তব্য মধ্যপ্রদেশের বিজেপি উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী করেছেন, আমি তীব্র প্রতিবাদ করি এবং ওই মন্ত্রীর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। अनीता नागर चौहान जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं खेल मंत्री जी के माध्यम से हर लोकसभा क्षेत्र में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के क्षेत्र में भी खेल को खेलने वाले भाई बहन आगे बढ़े, इसके लिए सांसद खेल महोत्सव चल रहा है। माननीय सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छे भाई बहन निशानेबाज हैं। इनके खेल को प्रोत्साहित करने और बेहतर प्रशिक्षण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण का केंद्र मेरे लोकसभा क्षेत्र में खोलने की मांग करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रविंद्र वायकर जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मुंबई महानगर क्षेत्र MMR में वाटर मेट्रो परियोजना की प्राथमिकता देने के लिए एक्चुअली मुंबई में जो SRA बढ़ रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके वजह से यातायात के लिए रास्ते नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो मेरी मांग है कि प्राथमिक अध्ययन में वसई, मीरा भाईंदर, बोरोली, वर्सोवा, वांद्रे, नरीमन पॉइंट, वासी, बेलापुर और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NMIA तक वाटर मेट्रो का रूट प्रस्तावित है। मार्ग परिवहन के दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई से जोड़कर भीड़भाड़ कम करेंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मुंबई और MMR के लिए नहरों, बैकवाटर और समुद्र मार्गों का उपयोग करके तत्काल वाटर मेट्रो परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि ये रेल और सड़क परिवहन के साथ जोड़कर भविष्य की आवागमन आवश्यकता को पूरा कर सके और एक साथी सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करे। ये मेरी मांग है। माननीय सदस्य सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। और हाल ही में मुंबई के एक्वा लाइन के स्टेशन के नामकरण को लेकर जनता में जो भारी गुस्सा है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। चाहे वो सिद्धिविनायक या महालक्ष्मी टेम्पल हो और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स हो, जैसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थानों के नामों के आगे कारपोरेट ब्रांड्स के जो है नाम जोड़ना हमारी संस्कृति का अपमान है।
उससे भी दुखद बात यह है कि वर्ली के नेहरू साइंस सेंटर स्टेशन का नाम बदल के सिर्फ साइंस सेंटर करके रखा है। जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी विरासत को मिटाने जैसा लगता है। तो मेरी आपसे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है, क्या मंत्रालय जो है इन स्टेशनों के नामकरण की नीति को जो है बदलेगा, ताकि ऐतिहासिक और महापुरुषों के नाम के आगे किसी नाम से बड़ा भी कोई ब्रांड जो है वो ऊपर नहीं रखा जाए, ऐसी कोई पॉलिसी करेगा। साथ ही मेरा ये भी कहना है कि लोगों की जनभावना को देखते हुए वरली स्टेशन के नाम पर जो है नेहरू साइंस सेंटर का नाम किया जाए। और साथ ही में मुझे आपको ये भी बताना है कि अंडरग्राउंड मेट्रो बन के एक्वा लाइन 3 जो है जब ज़मीन के नीचे जाती है तो पूरी तरह से उधर जो है वो मेट्रो में जो है मोबाइल का नेटवर्क जो है वो पूरी तरफ से गायब हो जाता है। और समस्या का कारण जो है वो MMRC और टेलीकॉम कंपनी के बीच के पैसों का विवाद ये कारण है। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री एक मिनट, यात्रियों को जो है UPI का जो है वो टिकट खरीद भी नहीं पाते हैं। जब अगर ये बुनियादी सुविधाएं नहीं दी है अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री CN मंजुनाथ जी। Many thanks to Chairman Speaker Madam for this opportunity to raise an issue of public importance. See, we have a greenfield national highway project called STRR, Satellite Ring Road, attached to 948A National Highway. The 2,200 acres of land is acquired in the year 2021. So far, no land compensation has been given to these farmers. Farmers are in distress, they are in tears. So through you, Madam, I urge upon the Ministry of Road Transport and also PMO to really clear this project so that farmers, this long pending issue of compensation can be given to these farmers. And because this particular STRR project runs through my Bangalore rural constituency of Magdi, Ramnagar, Anekal and Harold. So I again once again request the Honorable Ministry and also the PMO to really expedite this thing so that the long pending compensation to the farmers can be given. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री SS जमीर जी। Thank you, Madam. I'd like to refer to this Union Budget of 2015 and 2016. The then Finance Minister, late Shri Arun Jaitley, had announced the setting up of the Indian Institute of Science, Education and Research, IISR, in Nagaland. Accordingly, the state government has acquired 200 acres of land for that near the Dimapur airport and the Sukhumvit and the railway stations. But so far, the project is not coming forward. So I would like to request through you, Chair, that if the concerned minister can take up this IISR for the Nagaland, or if not, IIT for our state. Thank you. माननीय सदस्य श्रीमती कलाबेन डेलकर जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह और शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली, जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी और स्थानिक युवाओं को भविष्य से जुड़े अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। 22 नवंबर 2025 को जो जारी शिक्षक भर्ती की कुल 281 सीट के लिए जो विज्ञापन निकाला था, उसमें परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में होने की बात कही गई है। महोदया, जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र की छात्रा मुख्य रूप से हिंदी, गुजराती, मराठी माध्यम से पढ़े हैं। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदया, भर्ती प्रक्रिया में पूरे देश के लिए ओपन रखी गई है, जिससे सीमित सीटों पर स्थानीय आदिवासी युवाओं का अधिकार छीन रहा है। महोदया, देश में स्थानिक लोगों को प्राथमिकता देने के लिए विस्तृत नीतियां मौजूद है। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति, EVS और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछले वर्गों को आरक्षण दिया गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन और मांग करती हूं कि इस विषय पे तुरंत हस्तक्षेप कर डोमिसाइल नीति लागू कर 70% से ज़्यादा सीटें स्थानिक आदिवासी युवाओं के लिए आकर्षित
रखें। साथ ही परीक्षा गुजराती हिंदी भाषा में भी ली जाए। इसके अतिरिक्त 10 साल से कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे संविदा शिक्षकों के अनुभव को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। मुझे लगता है कि यह उनके अधिकार, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के सपनों का प्रश्न है। दीर्घकाल से कार्यरत संविदा शिक्षकों को प्राथमिकता व आरक्षित धन्यवाद माननीय सदस्य किया जाए। श्री उमेश पटेल जी। माननीय सदस्य उमेश पटेल जी। नमस्कार अध्यक्ष महोदय जी, अभी हमारे दादरा नगर हवेली के सांसद जी ने जो मांग कही है वही मेरी भी मांग है। मैडम जी, हमारा प्रदेश 14 साल बाद आज़ाद हुआ था, देश की आज़ादी के बाद भी। आज भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, एसएससी और एचएससी की बुनियादी सुविधा तक नहीं है। वैसे में हमारा एजुकेशन का स्तर बाकी राज्यों से बहुत नीचे है। वैसे में हमारी सरकारी नौकरियाँ ओपन हो जाती है तो हमारे युवाओं को बिना डोमिसाइल के लाभ के नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। हमारे प्रदेश की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति थी, जिसमें प्रशासन ने डोमिसाइल नीति में संशोधन कर डोमिसाइल की जगह 20 अंक प्रदान किए, जिसे माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। डोमिसाइल भी चला गया और अब मार्क भी चले गए। आज की स्थिति में हमारे ही क्षेत्र की सरकारी भर्तियों में हमारे स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं केंद्र सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारे डीएनएच और दमन दीव में अन्य राज्यों की तरह, जैसे मैडम ने कहा, वैसे हमारे यहाँ डोमिसाइल की अनिवार्यता की जाए। मैडम ने वही भी बात कही है, शिक्षकों की भर्ती में जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी ही माध्यम के पढ़े लोगों को और नौकरी के लिए अनिवार्य किया गया है, उसमें सारे मीडियम के हमारे गुजराती माध्यम से बच्चे पढ़े हुए बच्चे को भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। मैडम, साथ में एक थोड़ी सी बात है वो आपके साथ ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अमूल्य मेडिकल कॉलेज की भेंट दी है, जिसमें पीजी की कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, परंतु पीजी की फीस 15 लाख से 25 लाख तक रखी गई है, जबकि दिल्ली की वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में उसी श्रेणी के पीजी कोर्स की वार्षिक फीस केवल 54,000 है। मैडम प्लीज आपके माध्यम से माननीय महोदय जी, हमारे प्रदेश गरीब और आदिवासी बहुल प्रदेश है। हमारे गरीब लोगों को इतनी महंगी फीस नहीं भर पाएंगे, तो आपसे निवेदन करते हैं इस विषय का संज्ञान लेकर पीजी कोर्स की फीस दिल्ली मेडिकल कॉलेज एवं देश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज जैसे करवाने की कृपा करें। साथ ही हमारे प्रदेश की एससी, एसटी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी की सीटों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाए। धन्यवाद। देवी जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि महोदय, मुझे मुजफ्फरपुर से हावड़ा कोलकाता के लिए वंदे भारत ट्रेन की सुविधा दिया जाए और मुजफ्फरपुर से बेंगलोर के लिए दैनिक तौर पर सुपरफास्ट ट्रेन परिचालन किया जाए, अथवा समित्रा ट्रेन जो है 12295 को दानापुर के बदले मुजफ्फरपुर स्टेशन तक विस्तार किया जाए, ताकि लोगों को पटना न जाकर मुजफ्फरपुर से ही सुविधा उपलब्ध किया जाए। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद। माननीय सदस्य